की हाइट 6 फुट, बेटी की हाइट 5 फुट 5 इंच। मैं तैयार हूं, जादुओं में से रिश्ता हो, जाटों में से हो, बेटी का हो, बेटे का हो, कुर्मियों में से हो। तार्किक है, न प्राकृतिक है, न स्वाभाविक है, न न्यायपूर्ण है। ये बनावटी है, ये कृत्रिम है, ये थोपी गई है। ये ईश्वर की देन नहीं है, सदैव से नहीं थी। जैसा कुछ दुष्प्रचार किया जाता है, गलत बातें बताई जाती हैं कि किसी जाति को ब्रह्मा ने मुंह से पैदा किया, किसी को उदर से पैदा किया, किसी को भुजाओं से पैदा किया, किसी को पैरों से पैदा किया। ये अतार्किक और बेहूदी बातें हैं। ऐसी दकियानूसी बातों का विरोध करने की हिम्मत हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। पहले तो हमें 4 वर्णों में बांटा गया और वर्ण जो बनाए गए थे उनके कर्म निर्धारित किए गए। कुछ लोग उल्टा कहते हैं कि कर्म के अनुसार वर्ण बने। मैंने मनुस्मृति को बहुत गौर से पढ़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है। मनुस्मृति में कहीं ऐसा विधान नहीं है कि कर्म के अनुसार वर्ण तय होगा। जन्म से ही कर्म निर्धारित है। जिसका जन्म जिस वर्ण में हुआ, जिस माँ के पेट से जो पैदा हुआ, उसका वर्ण वही है और उस वर्ण के लिए काम निर्धारित है। तो ये अन्यायपूर्ण है, ये तार्किक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है। फिर वर्ण बन भी गए तो फिर उसमें इतनी जातियां बना दी गई। वर्ण व्यवस्था सीधे सीधे 4 भागों में विभाजित करती है कि कुछ लोगों का काम बुद्धि का होगा, शिक्षा देना, शिक्षा प्राप्त करना, पढ़ना लिखना उनकी जिम्मेदारी होगी और कोई नहीं पढ़े लिखेगा। कुछ का काम तलवार चलाना होगा, बाहुबल का काम होगा, कुछ का काम धन का होगा। ये 3 वर्ण हो गए। बाकी जो लोग बचे उनका सबका काम श्रम का है, मेहनत का है। वो मेहनत करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरा जो विवेक काम करता है कि जब ये चालाकी पूर्ण तरीके से लोगों को शासित बनाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई होगी तो बनाने वालों ने ये सोचा होगा कि मेहनत करने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। ये अगर जागरूक हो गए और ये एक रहे और हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हम तो इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। फिर इन्हें क्या करो, इन्हें बांट दो, तब जातियां बनाई गई। और जाति भी कैसे बनाई गई कि भाई खेती करने वालों की अलग जाति होगी, पशु पालने वालों की अलग जाति होगी, हाथ के कारीगरों की, दस्तकारों की अलग जाति होगी। फिर देखा कि तो खेती करने वाले बहुत हो गए। आदरणीय श्री हरिश्चंद्र भाटी जी पधार रहे हैं, आपका स्वागत है, आप कृपया मंच पे आ जाएं। उन्होंने देखा कि ये तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर इसको भी बांटो। बोले भाई अनाज की खेती करने वालों की अलग जाति होगी, फूल की सब्जी की खेती करने वालों की अलग जाति होगी, और जो तालाब में खेती करेंगे उनकी अलग जाति होगी, फलों की जाति का खेती करने वालों की अलग जाति होगी। फिर देखो पशुपालक भी बहुत ज्यादा है। बोला जो गाय भैंस पालेंगे उनकी अलग जाति होगी, जो भेड़ बकरी पालेंगे उनकी अलग जाति होगी, जो मुर्गी सुअर पालेंगे उनकी अलग जाति होगी। ये इस तरह बांटा। दस्तकारों को भी बांटा गया। लकड़ी के दस्तकारों की अलग जाति होगी, सोने के दस्तकारों की अलग होगी, चमड़े के दस्तकारों की अलग होगी, मिट्टी के दस्तकार की कुम्हार बर्तन बनाता है उसकी अलग जाति होगी, बाल काटने वाले की अलग जाति होगी, झाड़ू लगाने वाले की अलग जाति होगी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को ये बात इससे एकदम सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, आप चिंतन करो, अध्ययन करो, समझो इस बात को। ये केवल षड्यंत्र के तहत बांटा गया है, वरना सारे मेहनत कशों की, हाथ से मेहनत करने वालों की सबकी एक जाति है। हमारी एक जैसी समस्याएं हैं, एक जैसा समाज है, एक जैसे हमारी दिक्कतें हैं, एक जैसे हमारा माहौल है, वातावरण है, इसलिए हम सबको एक होना चाहिए। अब जो आदरणीय प्रयास कर रहे हैं, जो अब मैं इसमें एक बात और बता दूं कि बड़ा हंसी आती है जब हम देखते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि पशु पालने वालों की अलग जाति, घोड़े से संबंधित 10 जातियां हैं। घोड़े का जो दाना पानी करता है उसकी अलग जाति है, जो घोड़े को खरेरा करते हैं उनकी अलग जाति है, जो घोड़े पर जीन कसते हैं उनकी अलग जाति है, जो घोड़े के पैर में तहनाल लगाते हैं उनकी अलग जाति है, जो घोड़े को रथ में जोड़कर हाँकते हैं उनकी अलग जाति है, और घोड़े पर बैठने वालों की अलग जाति है। कपास पैदा करता है किसान, कपास से
जो कपास को काटेगा उसकी अलग जाति, जो उससे धागा बनाया सूत बनाएगा, जो उसको बुनेगा उसकी अलग जाति, जो उसको रंगेगा उसकी अलग जाति, जो उसे बेचेगा उसकी अलग जाति। कमाल है भाई। तो हमें इन चीजों को ये समझना चाहिए कि इसका केवल एक ही कारण है कि हमें बांटने के लिए, विभाजित करने के लिए। आज दुनिया कहां पहुंच गई, दुनिया में कितना अंधविश्वास था, कितना रूढ़िवाद था। 15वीं शताब्दी में कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने यूरोप में ही कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इस बात पे वहां के ईसाइयों ने, वो इतने रूढ़िवादी थे, इतने कट्टरवादी थे, उसको खंबे से बांध कर जिंदा जला दिया था कि तुम हमारे परंपराओं के खिलाफ बोल रहे हो। हमारे बाइबल में ये लिखा हुआ, ईसाई धर्म ये मानता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इतने रूढ़िवादी। आज सौर विज्ञान में नक्षत्र का आविष्कार हो चुके हैं। आज हम मंगल पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, चंद्रमा से मिट्टी खोद के ला रहे हैं। आज हम पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं मौसम की कि फला तारीख को इतने बजे बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, तूफान आएगा। ये सब हमने नए ज्ञान को अपनाया, इसलिए संभव हुआ। अगर हम उसी पुराने ज्ञान पर लगे रहते और हम चंद्रमा और सूर्य को देवता मान के ही पूजते रहते, ये केवल हमारे धर्म की बात नहीं है, बाकी धर्मों में भी इंसान की फितरत होती है कि जो बात उसकी समझ में नहीं आती उसके लिए कोई कल्पना कर लेता है कहानी। अब बच्चे पूछते होंगे बाबा बारिश कैसे होती है। अब बाबा के पास कोई विज्ञान तो थी नहीं, बाबा के पास कोई खोज तो थी नहीं। बाबा ने कहा एक देवता हैं, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ। उन बादलों के नाम भी रख दिए, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। बोले बाबा ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे पढ़ते हैं कि जब वो समुद्र मंथन हुआ था नहीं, तो जब अमृत निकला था तो दैत्य जो छिप के अमृत पी रहे थे, तो इन्होंने देख लिए थे, उसने चंद्रमा सूर्य ने देख लिया, उन्हें बता दिया, तो उन राहु केतु की गर्दन काट दी थी। तो वो जब गुस्सा में होते हैं इन्हें गिरस लेते हैं और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाते हैं। जो बच्चे पोलियो ग्रस्त पैदा होते थे उन्हें हम कहते थे गहन हुआ, ये ग्रहण की वजह से हुआ है। लेकिन विज्ञान अब इतने आगे बढ़ गई कि उन्होंने उस पोलियो के वायरस का पता लगाया, उसका टीका बनाया और आज दुनिया से पोलियो को खत्म कर दिया। अब राहु केतु कहां गए? अब दुनिया में पोलियो नहीं है, चेचक नहीं है। चेचक को हम देवी मानते थे, बड़ी माता, देवी की पूजा करते थे, इलाज कराते नहीं थे। नहीं, इसे डॉक्टर के मत ले जाना, माता भड़क जाएगी। उसका भी डॉक्टर ने चेचक का टीका खोज दिया, आज चेचक भी खत्म कर दी दुनिया से। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है हमें, तो हमें समय के साथ बढ़ना पड़ेगा, समय के ज्ञान विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, दकियानूसी रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, अंधविश्वास से उबरना पड़ेगा, वरना हम वहीं के वहीं रहेंगे जहां थे। तो ये जो आपने प्रयास किया, मैं मुद्दे पर आता हूं, ये बात कहनी जरूरी थी। वैसे आपको लग रहा होगा कि मुद्दे से थोड़ी अलग होगी, लेकिन ये कहनी जरूरी थी कि जो परंपरा, देखिए आज हम जिन महापुरुषों के नाम लेते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें हम महापुरुष मानते हैं, वो सब वो हैं जो लीक छोड़ के चले। वो एक वो सुना होगा नहीं आपने दोहा कि लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर यानी विचारक, दार्शनिक, सिंह यानी बहादुर, और सपूत यानी कि जो असली इंसान होगा वो लीक छोड़ के चलते हैं, जिनको हम आज याद करते हैं। अभी स्वामी जी वो बता रहे थे हमें, स्वामी दयानंद जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद जी ने हमारी कितनी जो रूढ़ियां थी उनका खंडन किया, कितनी रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया। हम ये मानते थे कि स्त्री को पढ़ाना पाप है, नहीं पढ़ाना चाहिए। स्वामी दयानंद थे जिन्होंने कहा कि नहीं, बेटियों को पढ़ाओ। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद ने जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा यज्ञ कोई भी करा सकता, किसी भी जाति का हो, इसमें पूजा पाठ पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, कोई भी यज्ञ करा सकता है जो मंत्र सीख लेगा। स्वामी विवेकानंद या दूसरी धारा के जो विचारक हैं, जिनमें ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, गुरु नानक, कबीर,
ये सब वे हैं जो लीक छोड़ कर चले। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, मैं राजा राम मोहन राय की वो पढ़ रहा था जीवनी, तो उनकी माताजी ने ये कहा था कि तू मेरे घर में कपूत पैदा हो गया, अगर मैं बांझ रह जाती तो बढ़ जाती, तू हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। जो हम बेटियों को सती के नाम पे जला देते थे चिताओं में, जवान बेटियों को, हमारे अंदर ये 2-3 कमियां बहुत भयंकर थी कि एक तो हम बाल विवाह करते थे, 6-6 महीने की बच्चियों की शादी कर देते थे। एक ये मानते थे कि शादी तो जन्म जन्मांतर का बंधन है, अगर पति कितना ही निकम्मा हो लड़की उसे छोड़ नहीं सकती, फिर अगर लड़की उसकी पति की मौत हो गई तो उसे सती हो जाना चाहिए। तो इन कुप्रथाओं के खिलाफ समय समय पर महापुरुषों ने आवाज उठाई, और फिर जब भारत का संविधान लिखा गया और भारत का कानून बना तो हमने बाल विवाह पे भी रोक लगाई, हमने पुनर्विवाह की भी परमिशन दी, हमने तलाक की भी इजाजत दी। स्त्री चाहे तो तलाक ले सकती है, पुरुष चाहे तो तलाक ले सकता है। तो हम रूढ़ियों से निकले। तो ये सारी भूमिका मैंने केवल इस परिप्रेक्ष्य में बनाई है कि बहुत लोग आमतौर पे कह देते हैं, जो यहाँ से थोड़े ढीले होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, कि जी हमारे बाप दादा पागल ही थे जो ऐसा करते आ रहे थे, तुम नहीं वो चला रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पागल था या कोई, उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय ये चीजें हो सकता है ठीक रही हों, लेकिन आज समय बदल चुका है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, दुनिया कहां पहुंच गई है, अब हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो मैं इस प्रयास का पूरे हृदय से सम्मान करते हुए, पूरे हृदय से इसका अभिनंदन करते हुए, आपके और जहां भी जैसी भूमिका हम सबको इसमें भूमिका निभानी चाहिए करते हुए 2 सुझाव डॉक्टर साहब मैं देना चाहता हूं। वहां गए डॉक्टर साहब, 2 सुझाव इसमें मैं देना चाहता हूं कि एक तो यह कि हम 4 साल लगभग हो गए, 4 साल में कुछ शादियां तो हुई हैं, लेकिन ज्यादा विवाह आपस में अभी नहीं हुए हैं। जो आपने प्रयास किया है, गजे महासभा बनाई है, गुर्जर जाट यादव, और ये जो मैं अभी बता रहा था वैसे तो सब एक ही है, लेकिन ये तीनों तो बिल्कुल ही एक हैं, ये तो एक ही पिता की संतान है। इनमें हमारा हुक्का भी एक ही है भाई, हम 3 जातियां तो कम से कम ऐसी हैं, हमारा हुक्का भी एक ही है, इसका कोई तो कारण रहा होगा। तो इनमें तो तुरंत ही शुरू हो जानी चाहिए। तो उसमें कुछ ज्यादा शादियां हो नहीं पाई हैं, हमें आगे समाज में आगे बढ़ के आना चाहिए। और मेरे जो 2 सुझाव है वो ये है कि एक तो हम इसमें कुर्मी को भी शामिल करें। कुर्मी भी हूबहू हम जैसी ही जाट या यादव गुजर जैसी ही जाति है, और उनके संस्कार और हमारे संस्कार भी एक ही हैं, और वो हमें अपना मानते भी हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं। मानते होते 5 वेगू भी थे हम पर, वो आजकल जो कुछ ज्यादा ऊपर पहुंच गए हैं, हमें नीचे छोड़ गए हैं। अब अगर हम उनसे एकता की बात करते हैं तो हम पे व्यंग करते हैं, वो हमें तो कहते हैं भैंस चरावा, तुम हमसे एक कैसे हो जाए, तुम तो भैंस चरावा हो। जाटों की तो और भी कुछ खराब बात है यादव के खिलाफ। लेकिन मैंने देखा गुर्जर, यादव, जाट और कुर्मी, ये चारों बिरादरी आपस में एक दूसरे का सम्मान करती हैं, एक दूसरे को अपना भाई मानती हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम मोहब्बत का रिश्ता रखती हैं, और इनमें कोई बहुत ज्यादा टकराव है भी। और कई बार ऐसा हुआ जब संघर्ष कहीं किसी से हुआ है तो एक दूसरे के साथ हैं। जब राजस्थान में गुर्जरों के ऊपर गोलियां चलाई गई और अब 72 गुर्जरों को शहीद कर दिया गया, तो सबसे पहले जाट और यादव हमारे समर्थन में आए। जाट में हम वहाँ ट्रैक पे गए थे, जहां कर्नल करोड़ी सिंह बैसला रेलवे लाइन पे बैठे हुए थे, हम वहाँ 2 दिन रहे थे। जाट ट्रॉलियों में खाना भर भर के अपने गांव से ला के देते थे, वहाँ गुर्जरों अपने घर से खाना बना के ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के और वहाँ ट्रैक पे लाते थे और उन्हें खाना खिलाते थे। और राजनीतिक नेताओं में अगर सबसे पहले हमारे समर्थन में किसी ने आवाज उठाई तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उठाई, और इस समाजों ने हमारा समर्थन किया। तो ये चारों जाति, इसमें एक तो मेरा सुझाव ये है डॉक्टर साहब, अगर ठीक हो अपनी कमेटी में मेरा प्रस्ताव रख देना कि इसमें कुर्मी को भी शामिल किया जाए। और दूसरा प्रस्ताव ये है कि इसमें शादियां बढ़ सकें, इसके लिए जो ये परिचय सम्मेलन होते हैं नहीं, अब अलग अलग जातियां तो परिचय सम्मेलन करती हैं, गाजियाबाद में यादवों का परिचय सम्मेलन होता है, जाटों में भी परिचय सम्मेलन होते हैं, गुर्जरों में तो एक आदि हुए हैं, गुर्जर थोड़े और भी पीछे हैं थोड़े से, जाट और यादव थोड़े से हमसे फिर भी आगे बढ़ गए, बुरा मत मानना जी कोई।
लेकिन हमारे नहीं होते। तो ये परंपरा शुरू की जाए कि गजे परिचय सम्मेलन किया जाए, जिसमें गुर्जर, जाट, यादव और कुर्मी, बच्चे बच्ची जो शादी करने के लिए तैयार हैं उनका परिचय दिया जाए, वो इकट्ठे हों। और उसमें कुछ मैं समझता हूँ हर परिचय सम्मेलन में 150 रिश्ते जरूर हो जाए करेंगे। अभी हम जब ग्रेटर नोएडा से आ रहे थे तो मेरे साथ भाई फिरोज भाटी हैं। फिरोज भाटी कहाँ है? आओ आगे आओ, आप इधर आओ। ये ग्रेटर नोएडा कोंडली गांव है, फिरोज भाटी जी। और इनके सादा सा कुर्ता देख के ये मत समझ लेना कि कोई मामूली आदमी है। 50-50, 100-100 बीघे के 4 फार्म है अगले के। जो जमीन ग्रेटर नोएडा में एक्वायर हुई थी, समझदारी दिखाते हुए इधर गंगा पार में भी है, इधर बुलंदशहर साइड में भी है। मतलब ऐसा हल्का आदमी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी कहो भाई ये। तो ये इनके 2 बेटे हैं, दोनों MBBS कर रहे हैं। एक 3री साल में है, एक 1ली साल में है। इन्होंने जब मैंने बताया ना, समझाया रास्ते में कि भाई हम उस कार्यक्रम में जा रहे हैं, बोले जी मैं तैयार हूं, मेरे बेटों का रिश्ता यादवों में से करवाओ, जाटों में से करवाओ। ठीक है जी। और जो है हमारे प्रदीप भाटी हैं, इन्होंने भी कह दिया, इसका बच्चा अभी छोटा इंटर में पढ़ रहा है। लेकिन मेरे भी 2 बच्चे इस साल में ही मुझे शादी करनी है। क्योंकि हम अब देखिए, या तो आदमी कह के ये विचार सही नहीं है, और अगर सही है तो पहल खुद करो। ये जो फालतू की जो भाषणबाजी है, पूरे दिन तो नशा के खिलाफ भाषण देंगे, शराब बहुत खराब चीज है जी, बंद होने चाहिए ठेके। और दिन छिपते कह लिया भाई सोडा वो लिया, थोड़ी बर्फ भी डाल देना। ये सबसे बड़े अपराधी ये लोग होते हैं जो दोगली बात करते हैं, जो मंच में खुद कहते हैं, पीछे खुद कहते हैं। तो हमारे भी 2 बच्चों की इस साल शादी होनी है। मेरे भतीजे भतीजी हैं, मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं। दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं, LLB की है दोनों ने। दोनों पर्सनालिटी बहुत अच्छी। लड़के की हाइट 6 फुट, बेटी की हाइट 5 फुट 5 इंच। मैं तैयार हूं, यादवों में से रिश्ता हो, जाटों में से हो, बेटी का हो, बेटे का हो, कुर्मियों में से हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और इस प्रस्ताव के साथ कि जो इस सम्मेलन में आए हैं, जो विचार से सहमत नहीं है, धीरे से बहाना बना के ऐसे फोन लगा के कि हाँ जी आ रहा हूँ जी, धीरे से निकल जाना। लेकिन ये जो मौजूद है वो सब दिल से घोषणा करके जाएं कि हम अपने बच्चों के रिश्ते ऐसे आपस में करेंगे, तब ये गजे महासभा आगे बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।